नमल, कैसे हो तुम? ओह आई एम सॉरी। इस इंजेक्शन के लिए चंद घंटों में तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बस ये नहीं चाहता था कि तुम मुझ पे हमला करो और तुम्हारे ज़ख्म उधड़े। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है बच्चे, और मेरा ख्याल है कि तुम्हारी फ़िक्र सिर्फ मुझे ही है। तभी तो ईद से कुछ दिन पहले मैं स्पेशल तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे ईद का तोहफ़ा लेकर। आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो टांग पे टांग जमाए बैठा उंगली से ठोड़ी मसलते कह रहा था, क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहोगे? मैंने तुम्हारी जान बचाई, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक इतने ज़हीन और काबिल साइंसदान को ज़ाया क्यों होने दूँ। देखो, मैंने तुम्हें एक अच्छी ऑफ़र दी थी कि मेरे लिए काम करो, मगर तुमने जवाब में क्या किया? तुमने मेरे भाई को गाली दी। मगर मैं तुम्हारा हर कसूर माफ़ कर रहा हूँ। आज से हम नई शुरुआत करेंगे। सादी उसी तरह बेजान, मुर्दा सा, खाली आंखों और मफलूज बदन के साथ उसे देखे गया। वो अब जेब में हाथ डाले एक पैकेट निकाल रहा था, मगर इससे पहले तुम्हारा ईद का तोहफ़ा। पैकेट से उसने एक लार्ज फोटोग्राफ निकाला। तुम्हें मालूम है तुम्हारी फैमिली शिफ्ट हो गई है। गेस करो किधर? मेरे घर की एनेक्सी में। तुमने कहा था ना कि मैं उनसे दूर रहूं, मगर वो खुद करीब आ गए हैं। सादी की मफलूज आंखों में सुर्खी सी उभरने लगी, मगर वो हिल नहीं सकता था। हाशिम ने तस्वीर उसके सामने की। लान का मंजर, सारा और ज़किया खाला के साथ इफ्तार की मेज़ पे हाशिम अमल और नूर को प्यार कर रहा था। ये तस्वीरें उस दिन उसके हुक्म पे फ्यूनन ने ली थी। देखो तो तुम्हारी बॉस भी अरसे बाद तुम्हारे घर आ गई। मैं भी कुछ देर बैठा उनके साथ। वो सब यूं बात कर रहे थे जैसे तुम मर चुके हो। मफलूज बड़े शादी का दिल मफलूज नहीं था, और वो बुरी तरह डूबा था। सारा खाला ने किसी को नहीं बताया। हाशिम ने तस्वीर उछाल दी। वो शादी से टकरा कर फर्श पे गिरी। उसने दूसरी तस्वीर सामने की। रात का मंजर, नेक्सी के सामने खड़े बात करते शेरू और जुमर। माफ़ करना, मगर कहीं ये तुम्हारी डियर जुमर तो नहीं, जो इस वक्त शेरू से इतने दोस्ताना अंदाज में बात कर रही है? शेरू वही है ना जिसने तुम पे गोली चलाई थी? मगर जुमर और फारिस को फिक्र नहीं है इस बात की। वैसे भी नियाज़ बेग नामी किराए का गुंडा पकड़ा जा चुका है, और उसने तुम्हारे कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। अब सब तुम्हें रोकर चुप हो गए हैं। ओह हाँ, जुमर की जॉब चली गई है, और आजकल वो भी अपनी जॉब के लिए फारिस की तरह मसरूफ़ है। वो तस्वीरें भी भीख की तरह सामने फेंकी, और एक और तस्वीर निकाली। एनेक्सी के बैरून में जीने पे खामोश और उदास बैठी हुनैन, तुम्हारी बहन। बस वही अकेली रह गई। मगर फ़िक्र मत करो, मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारी बहन को मुझ पे सीक्रेट किस्म का क्रश है। सो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, वो कह रहा था, और सादी की आंखों में सुर्ख खराशें उभर रही थी। उसने पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की, मगर जिस्म हिलने से कासिर था। क्या मरना ऐसा होता है? अब वो बेचारी बच्ची मुझे दिन रात मैसेज करती है, और तुम्हें पता है मैं अब क्या करूँगा? किसी रात जब फारिस घर नहीं होगा, तो मैं उसे अपने पास बुलाऊँगा। जो भी बहाना करूँगा वो मासूम बच्ची मान लेगी। तुम्हें पता है ना मेरा कमरा उसके कितने करीब है। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस इवेंट की भी तस्वीरें लूँ, मगर तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूँ, तो आज से हम नई शुरुआत करेंगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हें भूल चुके हैं। कोई सबूत मैंने नहीं छोड़ा अपने खिलाफ। और हाँ, तुम्हारी बहन ने वो फ्लैश भी मेरे हवाले कर दी जिसमें मेरी फाइल्स थीं। सो तुम इन लोगों को भूल जाओ सादी। तुम्हारी फैमिली अब मैं हूँ, और मेरा कारोबार अब तुम बनोगे। वो उठा और कदम कदम चलता उसके करीब आ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन तुम भी इतनी इन्वेस्टमेंट मैं मुफ्त में नहीं कर रहा। इसलिए आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी बहन के साथ क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे वाज़ह करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई बजर सी बजी थी। सादी की मफलूज आंखों ने देखा। वो जेब से सेल निकाल रहा था, फिर मुस्कुराया। नाइस टाइमिंग, पाकिस्तान से है, और वो भी तुम्हारी बहन का। मैं उससे बात करता हूँ, तब तक तुम मेरी बात पे गौर करो। फिर फ़ोन कान से लगाया और खुशगवार से अंदाज में बोला, हेलो हुनैन, कैसी हो?
اسپیکر آن کر دیا تھا۔ کمرے میں حنین کی آواز گونجی، میں ٹھیک ہوں، آپ باہر گئے ہوئے ہیں؟ انڈیا میں ہوں، ایک پرانے دوست سے ملنے۔ مفلوج لیٹے سعدی کا تنفس تیز ہونے لگا، اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ اچھا، وہ مجھے پوچھنا تھا، وہ عجلت میں لگ رہی تھی، آپ نے وہ فلیش کھول لی؟ ارے ہاں، وہ خاور نے کھول لی، شکریہ، تمہاری وجہ سے میرے اتنے قیمتی ڈاکومنٹس محفوظ رہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کون سے ڈاکومنٹس تھے اندر؟ میرے آفس کی فائلز تھیں۔ وہ پھر چپ ہوئی۔ آپ مجھے وہ فلیش واپس کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی کی چیز تھی، میں اسے بھائی کی یاد کے طور پہ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ رکا۔ اچھا، میں تمہیں پرنٹ شدہ ڈاکومنٹس بھیج دوں گا واپس آ کر، یا پھر ذرا سا رکا، تم کسی دن آ کر میرے کمرے سے لے جانا۔ پھر کروٹ لیے لڑکے کا چہرہ دیکھا، ایک آنسو اس کی ساکت آنکھ سے ٹپک کر تکیے پہ جا گرا تھا۔ ہاشم باہر نکل گیا اور پیچھے کمرے میں قبر سی خاموشی چھا گئی۔ کیا مرنا ایسا ہوتا ہے؟ وہ 1000 میل دور اسلام آباد کے اس مسافات علاقے میں قصر کی بیسمنٹ میں کھڑی حنین نے ہاشم کی کال کاٹی تو اس کے چہرے پہ شدید ملال چھایا تھا۔ تو آپ مجھ سے بھی جھوٹ بولنے لگے ہیں ہاشم، وہ بڑبڑائی، آپ نے وہ فلیش کھولی ہی نہیں، یا پھینک دی یا کسی کو دے دی۔ اگر کھولتے تو دیکھ لیتے کہ اس میں میرے 2 کورین ڈرامے تھے جو میں نے اسی رات لاک کر کے آپ کے لیے تیار رکھے تھے، کیونکہ میں آپ کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی اور اب ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ مگر آپ نے کیسے مجھ سے جھوٹ بول دیا؟ سر جھٹکا اور پھر اپنے سامان سے اس نے علیشا کے نیکلس کے ساتھ رکھی سفید فلیش ڈرائیو نکالی جو سعدی نے اس کو دی تھی۔ آپ کو تو اس ڈرائیو کا رنگ بھی نہیں پتہ تھا، تو یہ آپ کی کیسے ہوئی؟ اتنا جھوٹ! اس کا دل بری طرح دکھا۔ محبت ایک طرف، لیکن میں بھائی کی چیز آپ کو نہیں دے سکتی۔ اس نے باکس بند کیا اور فلیش لیے اوپر زینے چڑھنے لگی۔ آخر دیکھو تو صحیح، اس میں اتنا کیا خاص ہے جو سعدی بھائی اور ہاشم دونوں اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ کھولے لاؤنج میں بیٹھی تھی، فلیش نکال رکھی تھی اور وہ اس پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کے ذریعے ان ڈاکومنٹس کو مکفل کیا گیا تھا۔ تبھی سمر سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ میں بیسمنٹ میں جا رہی ہوں ہنا، فارس آئے تو اسے بتا دینا کہ میں تہہ خانے میں جو اسٹور روم بنا ہے اس کا لاک توڑوایا ہے۔ میں نے آج اطلاع دے کر وہ نیچے چلی گئی۔ ہنا نے بے دہانی سے اس کی بات سنی۔ ذرا دیر بعد ہی فارس گھر میں داخل ہوا تو اسے لیپ ٹاپ کا کام کرتے دیکھا۔ تمہارے ہاتھ میں کمپیوٹر؟ خیریت؟ دروازہ لاک کرتے اس نے ایک جلتی نظر گھر پہ ڈالی جو رات کی خاموشی میں ڈوبا تھا۔ جی، اور پھپھو نیچے آپ کے اسٹور تک گئی ہیں، اس کا لاک توڑوا دیا تھا آج انہوں نے۔ وہ الجھی بیٹھی تھی، بے توجہی سے بتایا، اور فارس غازی کا دماغ ایک دم گھوم کر رہ گیا، پھر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ سبک رفتاری سے زینے پلنگتا نیچے آیا تو وسیع تہہ خانہ تاریک پڑا تھا۔ کونے والے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ اسی دروازے سے کمر ٹکائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی، منتظر۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ کس کی اجازت سے آپ نے کمرے کا لاک توڑوایا؟ منع کر کے گیا تھا نا میں کہ غضبناک ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ وہ گھبراتے ہوئے قریب آیا کہ دفعتاً رکا۔ زمر بس ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا کیوں ڈر گئے ہو؟ میں نے تو ہنا سے مذاق کیا تھا۔ فارس نے بے اختیار دروازے کو دیکھا، وہ لاک تھا۔ اس نے گہری سانس لی، وہ اس کو اکسا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ پلیز اپنا غصہ مجھ پہ ضائع مت کرو، کیونکہ نہ میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ میں کبھی اس کمرے کا لاک توڑواؤں گی، بلکہ تم مجھے خود یہ کمرہ کھول کر دکھاؤ گے، ٹھنڈے انداز میں وہ کہہ رہی تھی، اور تم مجھے خود بتاؤ گے کہ تم اس میں کیا رکھتے ہو، تم سارا دن کیا کرتے ہو، تم 4 سال سے کیا کرتے رہے ہو، تم ہمیشہ کہیں جا رہے ہوتے ہو، کہیں سے آ رہے ہوتے ہو۔ تم سے شادی سے پہلے میں نے اس ریسٹورانٹ میں آ کر تم سے صرف سچ بولا تھا۔ دشمنی اپنی جگہ، دیانتداری اپنی جگہ، سو اب سچ بولنے کی باری تمہاری ہے۔ وہ کچھ دیر لب بھینچنے برہمی سے اسے دیکھے گیا۔ ڈرتا نہیں ہوں میں آپ سے، صرف اس لیے اپنی چیزیں الگ رکھتا ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گی تو میرے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ زمر 2 قدم آگے آئی، تیکھی نظریں اس کی آنکھوں پہ گاڑی۔ فارس، جیسے ہم نے نیاز بیگ کو گھیرا
वैसे ही हम सरमद को भी घेर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता शादी के हर एक मुजरिम को। मुझे कम से कम शादी के मामले में तुम पे एतबार है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि फारिस तहीर गाजी कौन है। कम से कम मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ। फारिस ने गहरी सांस ली और फिर जेब से चाबियों का गुच्छा निकालता उस कमरे के दरवाजे तक आया। एक चाबी लॉक में घुमाई और फिर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो तारीक सा कमरा सामने आया। फारिस ने स्विच पे हाथ मारा, बत्तियाँ रोशन हुईं और चौखट में खड़ी जुमर की आंखों में तहीर उतर आया। वो कदम कदम चलती आगे आई और गर्दन घुमा कर देखा, गो कि उसने किसी ऐसे ही मंजर की तवक्को की थी, मगर उसका हुजम इतना ज़्यादा होगा ये उसे अंदाज़ा नहीं था। इस कमरे में कागज़ थे, बेतहाशा कागज़। 3 दीवारें कागज़ों से भरी हुई थीं। नोट्स, तस्वीर, अखबार के तराशे ऊपर नीचे चिपके थे। स्टडी टेबल पे लैंप के साथ कुछ फाइल्स धरी थी और कुछ जदीद आलात और मज़ीद लैपटॉप्स भी। जुमर ने चेहरा फारिस की तरफ मोड़ा तो वो उसी तरह उसे देख रहा था। ये क्या है जो मैं करता रहा हूँ पिछले 4 साल से? जुमर की नज़रें फिर से कागज़ से ढकी दीवार तक गईं। वहाँ बहुत से लोगों की तस्वीरें लगी थी। कुछ तो वो पहचानती थी, जस्टिस सिकंदर, फारिस के केस का जज, एसीपी सरमद शाह, वारिस गाजी का बॉस अलियास फातमी, डॉक्टर तौकीर बुखारी जिन्होंने शादी का ऑपरेशन किया था, की बीवी डॉक्टर ऐमन बुखारी, और भी लोग जिनको वो नहीं पहचानती थी। वो डॉक्टर ऐमन की तस्वीर पे नज़रें मरकूज़ किए आगे आई। तो तुम वाकई डॉक्टर तौकीर की बीवी को जानते थे? वो तुम्हारी, उसने तस्वीर के ऊपर नीचे लगे कागज़ों पे नज़र दौड़ाई, वो तुम्हारी साइकेट्रिस्ट थी। फारिस खामोश रहा। उसने कोर्ट में बयान दिया था कि मैंने उसके सामने एतराफ़ी जुर्म किया है और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें जेल भिजवाया और जेल से निकलने नहीं दिया। वो ऊपर से नीचे तक इन दीवारों को देखते हुए कह रही थी, तुम वाकई 4 साल से फारिग नहीं बैठे थे? जुमर कहते कहते चौंकी। तुम इंतकाम प्लान कर रहे थे? फारिस तहीर गाजी ने इस बात में सर को खम दिया। अब वो चौखट से टेक लगाए बाजू सीने पे लपेटे खड़ा था। और ये लोग, वो एक दूसरी दीवार पे चिपका कागज़ देखने लगी। ये कौन है? जेल के साथी। जुमर ने अचंभे से इन तस्वीर को देखा। ये वो क्रिमिनल्स हैं जिनको जेल में जब किसी से लड़ना होता या काम निकलवाना होता, ये तुम्हें आगे लगा देते। ये तुम्हारे गुस्से और जहरियत को इस्तेमाल करते थे। मगर ये लोग, इनका तुम्हारे इस इंतकाम से क्या ताल्लुक़? आपको किसने कहा कि ये मुझे इस्तेमाल करते थे? वो तल्खी से मुस्कुराया तो जुमर चौंक कर उसे देखने लगी। जुमर बीबी, किसी ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारा गुस्सा है, सो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लो। मैंने इतने साल यही किया है। आपको क्या लगता है इतना बेवकूफ़ हूँ मैं कि बिना सोचे समझे पराए फड्डों में कूद पड़ूँगा? वो बिल्कुल ठहर कर उसे देखने लगी। जहन में झमाका सा हुआ। उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुमने उनको इस्तेमाल किया। ओह, लब बेइख्तियार सिकुड़े। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। मैंने जेल में 4 साल इन क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, किराए के कातलों और ड्रग डीलर्स के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, इनके मसले सुलझाए हैं, उन पे एहसान किए हैं, उनकी कमज़ोरियाँ भी जानी और उनकी ताकत भी, ताकि वक्त पड़ने पे इन दोनों को इस्तेमाल कर सकूं। मैं एक बड़े तालाब में था जिनमें गंदी मछलियाँ थीं। मुझे बाहर के मगरमच्छों से लड़ने के लिए उनकी मदद चाहिए थी। चौखट से टेक लगाए खड़े फारिस ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ उसे दिखाया। जब जेल गया तो अकेला था, जब बाहर आया तो बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, और वो सब तुम्हें तुम्हारे इंतकाम में मदद देंगे। बिल्कुल, उसने शाने उचकाए। जुमर फिर से आगे पीछे घूमकर उसके कमरे को देखने लगी। इसकी भूरी आंखों में तहीर के साथ उलझन थी। मगर इन लोगों ने, डॉक्टर ऐमन, एएसपी वगैरह की तस्वीर को देखते बोली, अगर तुम्हें जेल में डाला था तो तुम्हारे अपने जराइम की वजह से। और ओके मिसेस जुमर, मैं आखिरी दफ़ा आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। हाथ उठाकर उसे रोका और बहुत तहम्मुल से बोला, और उसके बाद आप कभी मेरी मिन्नत भी करें तो मैं नहीं दोहराऊंगा, इसलिए मैं ध्यान से सुने। संजीदगी से चबा चबा कर बोला, मैंने वो कत्ल नहीं किए थे, ना आप पे गोली चलाई। ज़रा ठहरा, मगर मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगी। ठीक है, सो सुने, मुझसे ज़िंदगी में एक ही गलती हुई थी।
وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جب میری کار سے برآمد ہوئیں تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میں اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا مجھے کون گرفتار کر سکتا ہے، اور اسی اعتماد نے مجھے جیل پہنچا دیا۔ تلخی مگر تحمل سے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ آپ مجھے قاتل سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالفرض میں نے وہ قتل کیے بھی تھے، تب بھی کیا مجھے فیئر ٹرائل کا حق نہیں تھا؟ تھا۔ زمر کا سر خود بخود اسبات میں ہلا تھا۔ کیا اس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھ پہ کیا گیا؟ کیا اس سائیکیٹرسٹ کو حق تھا کہ میرے پرائیویٹ سیشنز کورٹ میں بیان کرے؟ اس کی گردن نفی میں ہلی۔ نہیں۔ کیا اس جج کو حق تھا کہ وہ مجھے 9 10 ماہ بعد کی تاریخیں دیا کرے؟ کیا پروسیکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھا کہ وہ کیس کی پوری تفتیش کرے؟ زمر نے اب کے بس گردن ہلائی۔